हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए इनकम टैक्स पर ये खास शो की सीरीज लेकर आ रही हूं जिसमें हम अलग अलग पहलुओं को समझ रहे हैं, क्योंकि आपने जो भी कमाया है उस पर अब टैक्स का हिसाब किताब देने का समय आ चुका है। असेसमेंट ईयर 2025-26 में आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन आईटीआर फाइल करने से ठीक पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए, और वो ये कि उन्हें मिलेगा फॉर्म 16। और इस फॉर्म में उनके एम्प्लॉयर ने जो भी उनसे टैक्स डिडक्ट किया है उसकी जानकारी मिलेगी, लेकिन टीडीएस डिडक्शन के अलावा और भी कई सारी डिटेल्स फॉर्म 16 में होती है। और इस बार एक नई बात यह है कि फॉर्म 16 डिजिटल हो गया है। तो आज हम फॉर्म 16 के बारे में समझने वाले हैं कि भाई इसमें आपको क्या क्या पता चलेगा, इसमें अगर आपको कुछ गड़बड़ी दिखी तो क्या करना है, और ये जो डिजिटल फॉर्म 16 है ना, ये आपके लिए जो है क्या नई प्रोसेसेस लेकर आएगा, क्या चेंजेस हुए हैं, और ये सब समझाने के लिए मेरे साथ जुड़ चुकी हैं टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। हेलो गौरी, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। तो हम नए चेंजेस के बारे में बात करें उससे पहले फॉर्म 16 कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसको जरा बता दीजिए। देखिए प्रियंका, जो सैलरीड क्लास है उनके लिए फॉर्म 16 सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। क्योंकि बाकी डॉक्यूमेंट्स तो उनके पास ऑलरेडी होते हैं, जैसे उनकी बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं या कोई और इनकम है तो उसकी जानकारी उनके पास होती है। लेकिन कोई और इनकम हो या ना हो, सैलरी से इनकम तो उनकी हो ही रही है, और जो एम्प्लॉयर है वो हर महीने टीडीएस काट रहा है। अक्सर लोग ये जब सैलरी आती है तो ये सोचते हैं कि ये थोड़ा सा जो पैसा कटा है ये कहाँ गया। उसमें कभी कुछ पीएफ का कंपोनेंट होता है और मेजरली उनका टीडीएस होता है। और उनको कभी कभार लोगों को लगता है कि हमारा बहुत ज्यादा टैक्स काट लिया गया है। और कुछ कुछ महीने में ऐसा लगता है कि स्पेशली मार्च के महीने में कई बार लोगों को झटका लगता है कि एकदम से इतना सारा टैक्स कैसे कट गया। तो ये सारी जानकारी आपको आपके फॉर्म 16 से मिलेगी कि आपको आपका कितना टीडीएस काटा गया है। तो फॉर्म 16 के बिना रिटर्न फाइल करना भी नियर टू इम्पॉसिबल है। एज इन कर सकते हैं लेकिन करना चाहिए नहीं। और दूसरा, फॉर्म 16 से आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाती है आपकी सैलरी से लेके। और इसमें जो सबसे मेजर ये जो डॉक्यूमेंट है, तो इसके लिए जब आप अपने फॉर्म 16 आपको मिलता है तो आपको डेफिनेटली इसको चेक करना होता है अच्छे से कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। ओके, चलिए, तो इसको चेक करना कि कोई गलती नहीं है इस पर मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले गौरी, डिजिटल फॉर्म 16 ये क्या है? हम हर जगह देख रहे हैं कि अब आपका फॉर्म 16 डिजिटल हो गया है। तो इसके डिजिटल होने का क्या मतलब है? क्या मुझे अब एम्प्लॉयर से नहीं मिलेगा मुझे फॉर्म 16, मुझे खुद अपने इनकम टैक्स पोर्टल में जाकर चेक करना है? क्योंकि मिलता तो हमें ऑनलाइन ही है, हमारा एचआर डिपार्टमेंट भी हमें मेल ही करता है, तो मुझे तो वही डिजिटल लगता था। लेकिन अब कहा जा रहा है डिजिटल फॉर्म 16, इस वर्ड को बार बार यूज किया जा रहा है, तो ये जरा समझाइए क्या हुआ है ये। ये जो फॉर्म 16 है, इसको डाउनलोड करने का जो प्रोसेस है वो पहले भी एम्प्लॉयर के एंड से था, अभी भी एम्प्लॉयर के एंड से है। ओके। क्योंकि जो टीडीएस की रिटर्न है वो एम्प्लॉयर ही फाइल करता है। टीडीएस आपका एम्प्लॉयर डिडक्ट करता है, वो ही डिपॉजिट करता है, और उसकी रिटर्न भी एम्प्लॉयर ही भरता है। तो जो फॉर्म 16 है वो डाउनलोड भी एम्प्लॉयर ही करेगा और उसका जो प्रोसेस है वो सेम है। पहले फॉर्म 16 फिजिकल भी दिया जाता था, जिसमें एम्प्लॉयर अपना स्टैंप भी लगाता था, और आपका जो एचआर डिपार्टमेंट में हेड होते थे या अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड होते थे वो उसको साइन करके देते थे। बट यूजुअली कंपनीज में आप ऑनलाइन ही फॉर्म 16 मिलता है। इनफैक्ट बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जो इंटरनल उनके पोर्टल्स होते हैं एम्प्लॉय के लिए, उसी में उनको मिल जाता है, वहां से वो डाउनलोड कर लेते हैं। अब ये जो डिजिटल फॉर्म 16 है, ये आपको डिजिटल फॉर्म में तो मिलेगा ही, लेकिन इसका फायदा ये होगा कि आप जब अपनी रिटर्न भरने बैठेंगे, और जैसे ज्यादातर लोग ऑनलाइन वेबसाइट्स का यूज करते हैं अपनी रिटर्न फाइलिंग के लिए, हालांकि मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करती वो वेबसाइट्स के थ्रू आप अपनी रिटर्न फाइल करें। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं, आपकी बहुत सिंपल रिटर्न है, आपको सिंपल आपकी सैलरी से इनकम है या और कोई छोटी मोटी इनकम है, तो आप अपना फॉर्म 16 इजीली उन वेबसाइट्स पे अपलोड करके एज इट इज अपनी रिटर्न फाइल कर पाएंगे। ये एक आसानी होगी डिजिटल फॉर्म 16 आने के बाद। और कहा जा रहा है कि इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे। यानी कि जो फॉर्म 16
16 में अक्सर देखा गया है कि कोई कोई गलती होती थी, उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। हालांकि अभी फॉर्म 16 ज्यादातर लोगों को मिले नहीं है, मिलने शुरू भी शायद नहीं हुए हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में। तो आने वाले समय में जब ये फॉर्म 16 मिलेंगे और लोग एक्चुअल में चेक करेंगे और अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, तब पता लगेगा कि इसका एक्चुअली जो एम्प्लॉयज है उनको फायदा कितना हो रहा है। ठीक है, तो अभी ऑफिसेज में मिलने नहीं शुरू हुए हैं, मुझे लग रहा है कि ये मिलने शुरू हो जाएंगे अराउंड जून 15 के आसपास मिल जाना चाहिए, तो अभी हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। लेकिन जब फॉर्म 16 हाथ में आएगा तो फिर हमें क्या देखना है ये बताइए। प्रियंका, सबसे पहले तो जून 15 आखिरी तारीख है फॉर्म 16 मिलने की, तो उससे पहले आपको फॉर्म 16 मिल जाना चाहिए। अगर फॉर्म 16 15 जून तक नहीं मिला तो आप अपने एम्प्लॉयर को अप्रोच कर सकते हैं कि आपका राइट है फॉर्म 16 लेने का, और 15 जून हो गई है, एम्प्लॉयर की तरफ से अब डिले है, उनको टाइम से दे देना चाहिए। अगर वो नहीं देते हैं तो उनके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। अब जब आपको फॉर्म 16 मिल जाए तो आपको उसको थरली चेक करना है। सबसे पहली बात, अगर इसमें कोई गलती आपको दिखती है तो आपको रेक्टिफाई जरूर करानी है। ऐसा बिल्कुल ना करें कि फॉर्म 16 ले लिया, देख लिया गलती हुई है, उसके बावजूद आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी, या अपने हिसाब से तो सही रिटर्न फाइल कर दी लेकिन फॉर्म 16 में कोई और इन्फॉर्मेशन है, तो आपको उसको रेक्टिफाई भी कराना है। और एम्प्लॉयर जो है वो इजीली इसको रेक्टिफाई कर भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप अपना फॉर्म 16 लेंगे, सबसे पहले आप उसमें चेक करें कि आपका नाम और पैन नंबर ठीक है, आपको असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर ठीक है, कहीं आपको पिछले साल का तो नहीं फॉर्म 16 मिल गया है, या गलती से किसी और साल का फॉर्म 16 में आपका जानकारी चली गई है। तो असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर आपको जरूर चेक करना है। उसके बाद आपकी जो सैलरी है, आपको अच्छे से पता है कि आपकी कितनी सैलरी है, आपका कितना टीडीएस कटना चाहिए था। आजकल एम्प्लॉयज बहुत अवेयर है और साल की शुरुआत में ही हिसाब लगा लेते हैं कि उनका कितना टैक्स बनेगा। तो जितना टैक्स आपका बनना चाहिए था उतना ही काटा गया है कि नहीं, और उतना पूरा जमा किया गया है कि नहीं, ये चीज आपको चेक करनी बहुत जरूरी है। इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन ऐसी जो या तो आपने अपने एम्प्लॉयर को नहीं दी, उन्होंने उसमें डाल दी, या आपने दी और उन्होंने नहीं डाली, ये दोनों ही चीजें आपको चेक करनी है। और अगर जैसे मैंने बताया कोई गलती है, आप अपने एम्प्लॉयर को अप्रोच करें और उसको रेक्टिफाई कराएं, उसके बाद ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को आप फाइल करें। अब फॉर्म 16 के दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। इनमें क्या क्या डिटेल्स होती हैं गौरी, और ये एक दूसरे से कितने अलग हैं? प्रियंका, देखिए, जब हम किसको भी फॉर्म 16 देखते हैं जब मिलता है, और आपको अगर जानकारी नहीं है कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों अलग होते हैं, वो देखते हैं फॉर्म 16 मिला और उनको पार्ट ए दिखता है और वो सोचते हैं उनको फॉर्म 16 मिल गया, उनका काम हो गया। लेकिन पार्ट ए तो आपको लेना ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पार्ट बी होता है। तो अगर आपके एम्प्लॉयर ने सिर्फ आपको पार्ट ए दिया है तो आप उनसे प्लीज पार्ट बी भी मांगे, क्योंकि एक्चुअली आपको असली जानकारी और जो मेन इंफॉर्मेशन है वो पार्ट बी में देखने को मिलेगी। पार्ट ए में आपको ये पता लगेगा कि आपके कौन से क्वार्टर में कितनी आपकी इनकम हुई और उसमें कितना टीडीएस काटा गया और जमा कराया गया, और वो आपके 26 एएस और एआईएस से भी टैली हो जाएगा। जो पार्ट बी है वो एक लंबा फॉर्म होता है और उसके अंदर सारा ब्रेकअप होता है, यानी कि उसमें बताया जाएगा आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी है, आपका सीटीसी का पूरा ब्रेकअप होगा, उसमें आपको एचआरए कितना मिल रहा है, आपका एलटीए कितना है, आपकी अगर कोई डिडक्शन है तो वो कितनी है, न्यू रिजीम में है तो डेफिनेटली डिडक्शन नहीं होगी, लेकिन आपका कुछ जो भी आपकी बाकी इंफॉर्मेशन, अगर आपने कोई और इंफॉर्मेशन अपने एम्प्लॉयर को दी है और उन्होंने उसको भी कंसिडर किया है तो वो होगा, उसके ऊपर कितना टैक्स आपका बना, उस पर टैक्स पे कितना सेस बना, और अगर आपका सरचार्ज है तो आपको कितना सरचार्ज बना। तो ये एक पूरा एक लंबी कैलकुलेशन होती है। और अगर आप ये जब आप रिटर्न भरेंगे तो आप देखेंगे कि रिटर्न में भी ये इंफॉर्मेशन एज इट इज ही जाती है। तो जब आप पार्ट बी को स्टडी करेंगे और आप चेक करेंगे पार्ट बी को, तो उसमें आपको जब आप रिटर्न भरेंगे आपको उसमें भी आसानी होगी, क्योंकि आप देखेंगे वही कॉलम्स एग्जैक्टली आपको रिटर्न में भी देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए रिटर्न भरना आसान भी हो जाएगा अगर आपके पास फॉर्म 16 का पार्ट बी है। हालांकि वो आसान हो ना हो वो इररिलेवेंट है, क्योंकि पार्ट बी सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और आपने वो लेना ही है।
लेकिन पार्ट बी का रेलेवेंस सिर्फ उनके लिए ही है जो कि ओल्ड टैक्स रजीम में भर रहे होंगे रिटर्न अपना, राइट? क्योंकि उसमें डिडक्शंस हैं जो कि अगर मैं न्यू टैक्स रजीम में टैक्स रिटर्न फाइल करूंगी तो मैं तो कोई डिडक्शन क्लेम नहीं कर रही होंगी, गौरी। रेलेवेंस प्रियंका दोनों के लिए है। जिनका न्यू रिजीम में रिटर्न फाइल हो रही है उनके लिए भी है, जिनकी ओल्ड रिजीम में हो रही है उनके लिए भी है। फर्क इतना होगा कि जो न्यू रिजीम वाले हैं उनकी उसमें जानकारी हार्डली कुछ होगी क्योंकि उनकी कोई ओके। डिडक्शंस नहीं होंगी, तो उसमें बेसिक डिटेल्स होंगी, लेकिन फॉर्मेट वो ही रहता है। और उसमें लिखा होगा कि ये ओल्ड न्यू रिजीम में ऑप्ट किया है इसलिए ये मतलब उसका ये जानकारी है। अगर आप ओल्ड रिजीम में होंगे तो आपको ब्रेकअप भी सारा दिया जाएगा। लेकिन आपने कोई भी रिजीम चूज की है उससे फर्क नहीं पड़ता, पार्ट बी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपने अपने एम्प्लॉयर से लेना है। ठीक है, तो मुझे ये बताइए, अगर फॉर्म 16 में मुझे कोई गलती दिख रही है कि ये तो कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डालती गई है, उसको कैसे रेक्टिफाई करना होगा? मैं एम्प्लॉयर को अप्रोच करूंगी या फिर ट्रेसेस में जाकर मुझे कंप्लेंट फाइल करनी होगी? और वो जब तक रेक्टिफाई नहीं होगा तब तक तो मैं रिटर्न भी नहीं फाइल कर पाऊंगी। बिल्कुल, जब तक आपका फॉर्म 16 रेक्टिफाई नहीं होगा आप रिटर्न नहीं फाइल कर पाएंगे, एडवाइजेबल भी नहीं है कि आप करें। इसीलिए जब आपको फॉर्म 16 मिले सबसे पहले आप इसको चेक करें और अपने एम्प्लॉयर को अप्रोच करें। जब आप अपने एम्प्लॉयर को बताएंगे कि आपको रिटर्न में ये प्रॉब्लम लग रही है और वो जेन्युइनली प्रॉब्लम है, कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है जो आपके एम्प्लॉयर ने फाइल की है, तो वो अपनी टीटीएस रिटर्न को रिवाइज कर देंगे, जो कि बहुत आसान तरीका है और वो कितनी बार भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एज एन एम्प्लॉय खुद जाके ट्रेसेस पे उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते, ये रेक्टिफिकेशन सिर्फ एम्प्लॉयर कर सकता है। तो आपको अपने एम्प्लॉयर को बताना है कि ये गलती हुई है फॉर्म 16 में, वो उसको रेक्टिफाई करेंगे और आपको फ्रेश फॉर्म 16 देंगे जिसमें सही जानकारी होगी। उसके बाद आप अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। अब अगर फॉर्म 16 किसी को नहीं मिले तो वो रिटर्न फाइल ही नहीं कर पाएगा, राइट? ऐसा नहीं है कि फॉर्म 16 अगर नहीं मिला तो आप रिटर्न ही नहीं फाइल कर सकते। ऑल्दो फॉर्म 16 बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपने लेना ही लेना है अपने एम्प्लॉयर से। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको फॉर्म 16 नहीं दिया है तो आप उनकी ऑफिशियली कंप्लेन कर सकते हैं कि आपको फॉर्म 16 नहीं मिला। लेकिन अब अगर हम बात करें कि हम जुलाई एंड में बैठे हैं, रिटर्न फाइलिंग की डेट हमारे सर पर है और एम्प्लॉयर से हमारा फॉर्म 16 नहीं मिल पा रहा है, एम्प्लॉयर नहीं मान रहा और ये प्रोसेस कंप्लेन करने का या जो वो लंबा चलेगा, हमारे पास इतना समय नहीं है, तो आप अपनी रिटर्न फिर भी फाइल कर सकते हैं बिना फॉर्म 16 के। उसके लिए आपके पास अपनी सैलरी स्लिप्स होंगी। अगर सैलरी स्लिप्स भी नहीं है तो आपको पता है कि आपका क्या सीटीसी है और आपके पास कितनी इनकम आई है अपने एम्प्लॉयर से। आप खुद उसका हिसाब लगा के अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और इसमें आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा आपका 26AS और AIS। उसमें से आप सारी इंफॉर्मेशन अपनी मैच करेंगे, कहीं कोई इंफॉर्मेशन ऐसी ना हो जो आपकी इनकम हो, रिपोर्ट हुई हो 26AS में, AIS में, और आप उसको अपनी रिटर्न में छोड़ दें, क्योंकि ऐसे केसेस में नोटिस बहुत जल्दी आ जाता है। लेकिन अगर आपको फॉर्म 16 नहीं मिला, आपके पास लेकिन जानकारी सारी है कि आपको कौन से सोर्सेज से कितनी कितनी इनकम हुई है, तो आप अपने 26AS, AIS और अपने बैंक स्टेटमेंट्स को देख के उसके अकॉर्डिंगली अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं और बाद में आप अपने एम्प्लॉयर से डील करें कि आपका फॉर्म 16 आपको दिया जाए। अब ये बताइए, जब कोई जॉब चेंज करता है गौरी, तो ऐसे में दो एम्प्लॉयर हैं, तो फिर क्या उस व्यक्ति के पास दो फॉर्म 16 होंगे? फिर रिटर्न भरने में कई बार लोग इसमें फंस जाते हैं, क्या दो फॉर्म 16 हाथ में है? क्योंकि कुछ लोग मेरे जैसे टैक्स पेयर एक फॉर्म 16 को ही देख के परेशान हो जाते हैं, हाथ में दो फॉर्म 16 हो तो मुझे लगता है कि फिर क्या क्या मुझे ख्याल रखना होगा। जब प्रियंका दो फॉर्म 16 आपके पास होंगे, ऐसे ही केसेस में होते हैं जब आपने स्विच करी है जॉब ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो इस केस में पहले जब ओल्ड रिजीम ही एक रिजीम हुआ करता था और न्यू रिजीम पिक्चर में नहीं आया था, तब सबसे बड़ी दिक्कत आती थी कि दो फॉर्म 16 में क्या होता था कि जो पहला एम्प्लॉयर है उन्होंने भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट दे दिया, एटीसी का बेनिफिट दे दिया और सारे डिडक्शंस का बेनिफिट दे दिया। जो न्यू एम्प्लॉयर है, क्योंकि उनको आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वहां से कितनी इनकम आई है, उन्होंने भी आपको सेम डिडक्शंस दे दी। एज ए रिजल्ट आपका जो टैक्स कैलकुलेशन है वो कम हो गया, यानी कि आपका टैक्स कम काटा गया
दोनों एम्प्लॉयर की ओर से। तो जब आप रिटर्न भरने बैठते थे तो आपका टैक्स पेबल बनता था। अभी भी अगर आप न्यू रिजीम में हैं और आपको दो अलग अलग फॉर्म 16 मिल रहे हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन तो हो सकता है आपको दोनों ही एम्प्लॉयर्स ने दे दी हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इनकम पहले एम्प्लॉयर के पास में 7 लाख है, दूसरे एम्प्लॉयर के पास में भी 7 लाख है, देखा जाए तो टैक्स ही नहीं बना दोनों के पास और दोनों ने टीडीएस आपका डिडक्ट ही नहीं किया। लेकिन अगर आप टोटल देख रहे हैं तो आपकी इनकम 14 लाख बन रही है, तो आपका तो पूरा टैक्स लग जाएगा। तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स देना चाहिए था, और अगर वो नहीं दिया तो अब सेल्फ असेसमेंट टैक्स देके आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी। तो दो फॉर्म 16 के केस में आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी एम्प्लॉयर से जो आपकी इनकम है वो आप छोड़ ना दें रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे। तो दोनों की इंफॉर्मेशन आपको क्लब करके, क्योंकि आप एक ही व्यक्ति हैं और एक ही फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयर्स दो होने की वजह से आपको कहीं से भी टैक्स की बचत नहीं हो रही है। फॉर्म 16 चाहे आपकी कैलकुलेशन कुछ और बताए, आपको उस पर जितना एक्चुअल में टैक्स बनता है वो आपको पे करना होगा। ओके चलिए, तो फॉर्म 16 को तो हमने समझ लिया, लेकिन अब क्योंकि हम ये शो लगातार कर रहे हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े कई सवाल जो हमारे पास आ रहे हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। और बसंत दास का क्वेश्चन मैं लेकर आ रही हूँ गौरी आपके लिए। बसंत जी ने हमें बताया कि उनकी वाइफ जो है वो हाउस वाइफ हैं और शेयर बाज़ार में करीब 10 लाख रुपए का मिसेस दास ने इन्वेस्टमेंट किया है, और अगर उन्हें यानी उनकी वाइफ को अगर 1 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो क्या इस पर उन्हें कुछ टैक्स पे करना होगा? तो इम्पॉर्टेंट बात कि वो हाउस वाइफ हैं और 10 लाख का निवेश करें, कहीं और से कमाई का जरिया नहीं है। तो इस तरह का गेन शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गेन अगर होगा तो मिसेस दास को क्या टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि उनकी कोई भी और इनकम नहीं है। क्योंकि उनकी कोई भी और इनकम नहीं है तो उनकी जो भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से इनकम होगी उसका बेनिफिट उनको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के अगेंस्ट मिलेगा। यानी कि जो आपकी फर्स्ट 3 लाख की इनकम है वो आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो अगर उनकी कोई और इनकम है तो और बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ऊपर जाते हैं तो आपके नॉर्मल रूल्स अप्लाई होते हैं। जो लॉन्ग टर्म का रेट लगता है, शॉर्ट टर्म का लगता है, वो अलग है। लॉन्ग टर्म में भी 1.25 तक की छूट है। लेकिन क्योंकि आपने कहा कि उनकी हाउस वाइफ है, उनकी कोई और इनकम नहीं है, तो उनकी जो ये 1 लाख की इनकम है, अब वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उससे फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही केसेस में उनको बेसिक एग्जामिशन लिमिट से एडजस्टमेंट मिल जाएगी और उनको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन मुझे लगता है इसमें एक पेंच है गौरी, कि ये पैसा जो है ना, ये अगर मिस्टर दास अपनी वाइफ को दे रहे हैं और वो इन्वेस्ट कर रही है तो मिस्टर दास के ऊपर तो टैक्स की लायबिलिटी हो जाएगी, राइट? बिल्कुल, ये प्रियंका आपने बिल्कुल ठीक बात बोली कि अगर ये पैसा उनके हस्बैंड ने दिया है तो क्लबिंग हो जाती है। और इस केस में जो ये 1 लाख की इनकम है वो अब उनके हस्बैंड की इनकम में क्लब होगी। लेकिन अगर ये पैसा वाइफ का ही है, यानी कि जैसे वाइफ को अपने पेरेंट्स से मिला, उनकी अपनी सेविंग से है, तो ये क्लबिंग का रूल अप्लाई नहीं होगा। बट अगर ये इनकम ही हस्बैंड की है जो इन्वेस्ट की जा रही है तो क्लबिंग होगी डेफिनेटली। ओके और इन दैट केस फिर मिस्टर दास आपको जो है, शायद आपको फिर अपनी जो है पूरी टैक्स लाइबिलिटी में इसको इंक्लूड करना होगा, तो इसका ख्याल रखिएगा। सेक्शन 64 जो है वो अभी हमें गौरी समझा रही थी, क्लबिंग ऑफ इनकम, ये आप पर लागू हो सकता है। पैसा अगर वाइफ का है तब तो नहीं, लेकिन अगर आप निवेश कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अमन जी का लेकर आते हैं। तो अमन जी जो है वो रेंटल इनकम पर न्यू टैक्स रिजीम के तहत जो छूट मिलती है उस पर पूछ रहे हैं कि किराए की अगर जो भी इनकम है वो होम लोन के ब्याज से कम है तब भी क्या न्यू टैक्स रिजीम में इस पर छूट अलाउड होगा, और क्या रजिस्ट्री स्टैम्प ड्यूटी फीस पर भी नई टैक्स रिजीम में वो डिडक्शन किसी तरह का क्लेम कर सकते हैं, और अगर प्रॉपर्टी पार्शियली रेंट पर दी है, ठीक है, आंशिक तौर पर रेंट पर है, आधा हिस्सा रेंट पर दिया है, आधा नहीं दिया है, तब भी क्या उस लेट आउट प्रॉपर्टी के लोन पर जो भी ब्याज वो ले रहे हैं उस पर छूट मिलेगी? तो 3 हिस्से हैं अमन जी के क्वेश्चन के। सबसे पहले जो आपको हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट करने पे जो आपको रेंट आ रहा है
वो आपने कहा कम है, और आप जो इंटरेस्ट दे रहे हैं उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए, आपने जो लोन लिया है उसके अगेंस्ट, वो ज्यादा है। तो न्यू रिजीम के केस में आपका वो जो लॉस है, वो आपको लॉस आ जाएगा, लेकिन आप उसको सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो आप ईएमआई दे रहे हैं उसका जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, उसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन क्योंकि इस केस में लॉस आ रहा है, इसको आप सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे किसी और ही इनकम से, जैसे आपकी सैलरी की इनकम है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, वहां से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और इसको कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा सवाल आपने पूछा जो आपकी रजिस्ट्री चार्जेस हैं या कोई और ऐसे चार्जेस हैं। तो देखिए, ये जो चार्जेस होते हैं यूजुअली ये आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड किए जाते हैं। तो जब आपने प्रॉपर्टी खरीदी उस टाइम पे आपने रजिस्ट्री पे करी, वो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट बन जाएगी। और जब आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचेंगे, चाहे जितने भी साल के बाद बेचें, तो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेंगे और उसमें ये रजिस्ट्री चार्जेस को इंक्लूड आप कर लेंगे। इससे आपकी रेंटल इनकम जो है वो कहीं से भी इफेक्ट नहीं होगी, उससे कोई लेना देना उसका नहीं है। और इसके अलावा जो आपके आपके म्युनिसिपल टैक्सेस होते हैं, वो आप जो ईयरली बेसिस पे क्लेम करते हैं, वो आप अपनी रेंटल इनकम में से माइनस कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं रेंटल इनकम आपकी जितनी होगी उसमें से आप म्युनिसिपल टैक्सेस को डिडक्ट करेंगे, उसमें से आप 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन डिडक्ट करेंगे, और साथ में आप अपना ये इंटरेस्ट का अमाउंट डिडक्ट करेंगे। तो जो बैलेंस आपका बचेगा वो आपका टैक्सेबल वैल्यू आपकी मानी जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच गौरी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। और गौरी जैसे एक्सपर्ट आते रहेंगे और हम इसी तरह टैक्स को आपके लिए सिंप्लीफाई करते रहेंगे। सो गौरी, थैंक यू, आपको हम बाय बाय करना चाहेंगे। शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और थैंक अब यू। बता देती हूँ प्रोसेस, आप कैसे क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के तहत 9311211874, या फिर सबसे इजी तरीका है मेल भी कर सकते हैं आप हमें money9query@tv9.com पर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए। बिपिन और अमन, इन दोनों का ही क्वेश्चन जो मैंने पिक किया था वो मैंने वहीं अपने यूट्यूब के कमेंट बॉक्स से किया था। और इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशंस भी आते रहेंगे। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। टैक्स को इसी तरह हम आपके लिए सिंप्लीफाई करते रहेंगे। इस खास सेशन में इतना ही। नमस्कार।